गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सर में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो चैप्टर के बीच में आए हैं, चैप्टर नंबर 2 में। क्योंकि चैप्टर नंबर 2 भी हमारी सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो इसी सीरीज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, why should acids and sour substances does not kept in brass and कॉपर वेसल्स। मतलब कि क्यों जो अम्ल तथा खट्टे पदार्थों को पीतल अथवा तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट है हमारा। जो एसिड्स होते हैं, हम जानते हैं एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम बात करते हैं ब्रास की, पीतल की अगर हम बात करते हैं तो ब्रास या पीतल में जिंक प्लस कॉपर होता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर जो कॉपर होगा, हम जानते हैं कॉपर HCl से अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कोई सा भी एसिड है, डाइल्यूट अगर है, तो जो कॉपर है, कॉपर उससे रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन हमें कंफर्म तो नहीं है कि हमने जो एसिड जो रखा है या फिर जो सोर्स सब्सटेंस रखे हैं उसमें जो एसिड प्रेजेंट है वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन मैं केवल आपको तब बता रहा हूं जब डाइल्यूट फॉर्म में होगा। तब के लिए अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉपर जो है क्या कॉपर के साथ HCl रिएक्शन करेगा, तो तब आपका आंसर होगा नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। जब हम पढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम क्या देखेंगे, जो कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल हाइड्रोजन से नीचे स्टैंड करती है, नीचे लाई करती है, नीचे आती है जो आपकी सक्रिय श्रेणी का, जो आपकी सक्रियता श्रेणी है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थान रखती है, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने का मतलब है हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना, और हाइड्रोजन को रिमूव वही मेटल कर पाएंगी जो हाइड्रोजन से स्ट्रोंगर होंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डाइल्यूट वाली, तब तो क्या होगा कि रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में कि भाई हमने किसी खाद्य पदार्थ को या खट्टे पदार्थ को या अम्ल को, ठीक है, हमने रख दिया किसी कॉपर या ब्रास के वेसल में, ब्रास के बर्तन में, तब क्या होगा, तब ये होगा जो ब्रास होता है, ब्रास में जिंक और कॉपर दोनों होते हैं, और जो आपका कॉपर है वो तो वही कॉपर मेटल के होते ही हैं आपके कॉपर के बर्तन। तब अगर डाइल्यूट भी है, डाइल्यूट होने पर जो जिंक है, जिंक हाइड्रोजन से स्ट्रोंगर है, तो जिंक वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर हुए ये कैसे आपके कंसंट्रेटेड हुए, स्ट्रॉन्ग एसिड हुए, मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म में हुए, तब क्या होगा, ये तो था समझाने के लिए। अब लिखेंगे वी शुड नॉट kept the acids and sour substances in copper and brass vessels because these metals reacts with acid reacts with acid and form hydrogen gas। ठीक है, these metals react with acid and form hydrogen gas which
which make our food poisonous। ठीक है, विच मेक अवर फूड पॉइजनस। हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे भी सुन लेंगे एक बार। हमें अम्ल तथा खट्टे पदार्थों को कॉपर अथवा पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये धातुएं, या फिर आप लिखेंगे धातुएं, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, जिससे जो हमारा भोजन है वो कैसा हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। विषाक्त कैसे लिखेंगे हम, विषाक्त लिखेंगे हम इस प्रकार। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले भी समझ गए होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि, क्वेश्चन देखेंगे अपनी स्क्रीन पर, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपके मेटल्स हैं, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सहित आप समझाएंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाना है कि जो आपके हाइड्रोजन गैस है, एक्सपेरिमेंट द्वारा शो करना है कि हाइड्रोजन गैस कैसे बन रही है। इसका आप क्या कहेंगे कि भाई इसका जो आपको क्या करना है, टेस्ट। हाँ, इसका आप टेस्ट किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 है आपका। देखो भाई, आप सभी जानते हैं, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया है, जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स मेटल के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो सबसे पहले वही बात लिखनी है यहाँ पर, एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल्स एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड्स reacts with metals and form हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसका उन्होंने कहा कि भाई इसका एग्जाम्पल भी दो, तो एग्जाम्पल भी दे देते हैं हम। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हमने कराई जिंक के साथ। ठीक है, जिंक के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, ZnSO4 का ट्वाइस प्लस H2। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर भी 2 लिखा। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो गई, तो हुआ क्या यहाँ पर, जिंक ने, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से स्ट्रोंगर है, तो जिंक ने हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करने पर जिंक ने हाइड्रोजन की जगह ले ली और ZnSO4 की होल ट्वाइस बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया। अब उन्होंने कहा है कि जो आपकी बुक में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इसका आप टेस्ट कैसे करेंगे कि हाँ हाइड्रोजन गैस ही बनी है। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक डायग्राम, ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी में बनाना है। इस डायग्राम में क्या है कि हम थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और साथ में जिंक ग्रेन्यूल्स लेंगे, जिंक की गोलियां लेंगे कुछ। ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक की जो गोलियां हैं उन्हें डाल देंगे। डालने के बाद जो सल्फ्यूरिक एसिड है उससे हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी बबल्स की फॉर्म में। तो हाइड्रोजन गैस वहां से निकलकर हमने क्या किया है, जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब का कनेक्शन किसके साथ कर दिया है, एक जार के साथ कर दिया है। ठीक है, तो वहां से उस नली की सहायता से आप देख पा रहे होंगे जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस पहुंचती है जार के अंदर, क्योंकि गैस क्या होती है, गैस हल्की होती है, गैस ऊपर उठेगी, ऊपर उठकर उस नली की सहायता से चली जाएगी कहां पर, जार के अंदर। उस जार के अंदर भरा हुआ है एक सोपी सॉल्यूशन, साबुन का घोल भरा हुआ है। तो साबुन के घोल में जैसे ही हाइड्रोजन गैस पास होगी तो वो बबल्स के रूप में बाहर निकलेगी, और बबल्स के रूप में जब वो उठेगी ऊपर की ओर, तब हम क्या करेंगे, वहां पर एक मोमबत्ती, एक कैंडल, जलती हुई कैंडल को उसके पास ले जाएंगे। हम जानते हैं जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पॉप साउंड के साथ जलती है। ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो पॉप साउंड, चट चट की ध्वनि के साथ। ठीक है, कैसी ध्वनि, चट चट। ठीक है, तो चट चट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस जलती है। जब हमने कैंडल को हाइड्रोजन गैस के पास लगाया या फिर हाइड्रोजन गैस के बबल्स के संपर्क में कैंडल को लाए, तो वहां पर क्या हुआ, पॉप साउंड क्रिएट हुआ। तो इससे हमें कंफर्म हुआ कि हाँ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस हो रही थी।
डायग्राम आप ध्यान से देख रहे होंगे सभी बच्चे, आपकी स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाया गया है। ये डायग्राम सभी बनाएंगे और इसके बारे में आप लिखेंगे भी, थोड़ा बहुत जितना मैंने आपको बोलकर बताया है उतना ही आपको लिखना है, ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। मतलब कि कोई एक धातु है, ठीक है, धातु का कोई एक यौगिक है जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, ठीक है। इसके बाद द गैस इवोल्व एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल, जो गैस बनी है यहाँ पर वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन कंपाउंड फॉर्म्ड इज केमिकल कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको जो इस अभिक्रिया जो हो रही है उसकी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है, जिसमें एक जो उत्पाद है वो क्या है आपका कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किसी मेटल कंपाउंड की रिएक्शन जब आप कराते हैं, क्योंकि उत्पाद क्या बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड, तो मेटल भी हम कौन सी यूज करेंगे, कैल्शियम ही यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया यहां पर, भाई कैल्शियम मेटल है तो कैल्शियम का कंपाउंड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हमने ले लिया, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। तो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हमने कराई किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ, क्योंकि हमें केवल इक्वेशन लिखनी है, ध्यान से देख लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हमने कराई तब एक कंपाउंड इन्होंने बता दिया हमें कि कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, तो हमने यहां पर लिख लिया CaCl2। उसके बाद क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, इन्होंने कहा एफरवेसेंस होती है एक तो सबसे पहली बात, और दूसरी जो गैस बनेगी वो जलती हुई कैंडल को बुझा देगी। तो वहां पर आप ध्यान से समझेंगे, जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं खोलते हैं तो उसमें से भी एफरवेसेंस एकदम निकलती है, और हम जानते हैं कौन सी गैस यूज होती है वहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा एक्सटिंग्विशेस द कैंडल, मोमबत्ती को बुझा देती है, तो आग बुझाने में कौन सी गैस प्रयोग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो वर्ड जो आपको क्वेश्चन में दिए हैं यही आपके क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे, कौन से, एफरवेसेंस और दूसरा एक्सटिंग्विशेस द कैंडल, ठीक है। तो कैंडल को बुझा रही है गैस, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रही होगी, ठीक है। अब अपनी इक्वेशन को देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम क्लोराइड बना, तो चलो यहां पर हमने लिख लिया 2, ठीक है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और साथ में क्या बनेगा यहां पर, वाटर बनेगा, ठीक है भाई। तो ये है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो आपसे पूछा गया है, इतना बड़ा क्वेश्चन, उसका आंसर है ये छोटा सा, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा ये, इसके नीचे लिख लेंगे आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर या जल होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड शुष्क लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित क्यों नहीं करती। जो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करती है। तो एक बात ध्यान से देखेंगे, दो वर्ड इसमें आए हैं, इन्हें भी ध्यान से देखना है आपको। ड्राई, जो ड्राई वर्ड आया है, हम जानते हैं कि जब हमने लिटमस पढ़ा था या कोई सा भी इंडिकेटर पढ़ा था, सारे के सारे इंडिकेटर क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डिप करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि जो आपके एसिड्स होते हैं, एसिड्स हो या बेस हो, जब वे वाटर के साथ डिसोल्व किए जाएंगे तभी वे आयंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं आयंस के रूप में, तब भी हमें उन्हें वाटर में डिसोल्व करना जरूरी है। नंबर दूसरी बात, अगर हमें इंडिकेटर से ये पता करना है कि ये एसिड है या बेस है, तब भी हमें या तो इंडिकेटर को गीला करना पड़ेगा, जो भाई लिटमस पेपर है तो उसे गीला कीजिए आप, या फिर आपको एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा उस एसिड या बेस का। तो अब देखते हैं, जो आपका ड्राई लिटमस पेपर है और ड्राई है आपकी हाइड्रोक्लोरिक गैस, तो दोनों ही ड्राई होने के कारण क्या होगा, बिकॉज, तो इसका आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर
4 because litmus paper changes its color only in कहां पर aqueous solution of एसिड्स एंड बेस। ठीक है, क्योंकि लिटमस पेपर केवल अम्ल तथा अक्षार के जलीय विलयनों में अपना रंग परिवर्तित करता है, अतः या फिर सो देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर, इसलिए लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एसिड है, मान लीजिए कोई भी एसिड आपने ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेता हूं मैं, चलो HCl लिया। HCl को जब वाटर में डिसोल्व करते हैं, ठीक है, चलो वाटर शो नहीं करते, हम केवल इसका आयनाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, H पॉजिटिव बनेगा और Cl निगेटिव बनेगा। आप सभी जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, सॉरी हाइड्रोजन आयन बनेगा और क्लोरीन आयन बनेगा। ठीक है, और दूसरी बात, जो लिक्विड्स होते हैं, फिजिक्स में आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है थ्रू आयंस, आयंस के थ्रू लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ठीक है, दूसरी बात, अब लिक्विड की बताए तो सॉलिड की बता दूं आपको। तो जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के में उपस्थित, क्योंकि मेटल्स ही होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर, नॉन मेटल तो नहीं होते। तो जो मेटल्स होती है, मेटल के अंदर पाए जाने वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, या इलेक्ट्रिसिटी का पासिंग कहां पर, आपके मेटल्स में या सॉलिड्स में। ठीक है, तो सॉलिड में इलेक्ट्रॉन और लिक्विड में क्या, आयंस। लिक्विड में जो आयन होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं। अब इसने पूछा है कि जो अम्लों के जलीय विलयन हैं वे कंडक्ट करते हैं कैसे इलेक्ट्रिसिटी को। तो हम देखेंगे इसमें, बिकॉज aqueous solution of acids has पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, जो जलीय विलयन होते हैं अम्लों के, वे पॉजिटिव धनायन तथा ऋणायन रखते हैं। सो एज वी नो, in liquids electricity flows through ions। ठीक है, इस क्वेश्चन के जो आंसर है आप ध्यान से देखेंगे, बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, क्योंकि अम्लों का जलीय विलयन धनायन तथा ऋणायन रखते हैं। ठीक है, धनायन तथा ऋणायन दोनों को ही रखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इसलिए जैसा कि हम जानते हैं, लिक्विड्स में जो आपके द्रव होते हैं, द्रवों में विद्युत का चालन, ठीक है, या विद्युत का परिवहन कहेंगे आप, चालन कहेंगे, कुछ भी कह लीजिए, विद्युत का चालन आयनों के द्वारा होता है। तो यही इसका आंसर होगा। हिंदी में लिख देता हूं एक बार, कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएं।
क्योंकि अम्लों के जलीय विलयन में धनायन तथा ऋणायन उपस्थित होते हैं। अतः जैसा कि हम जानते हैं द्रवों में विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। तो समझ गए होंगे। अगर इसे और अच्छे से समझना है तो इसके लिए आप देख सकते हैं जो हमने क्लोर अक्षार अभिक्रिया पढ़ी थी, ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस पढ़ी थी, उसमें ऐसा ही हुआ था जिसमें एक 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई थी, धातु की 2 छड़ें थी वहां पर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही थी, जो आयंस थे निगेटिव आयंस पॉजिटिव की तरफ चल रहे थे और जो पॉजिटिव आयंस थे वो निगेटिव की तरफ चल रहे थे। तो इससे ही क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा था वहां पर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को लिख लेंगे आप इसके बाद में एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड shows acidic solution acidic characteristics in aqueous solution by solutions of compound like alcohol and glucose do not show acidic character। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल आदि जलीय विलयन में अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो आपके अल्कोहल्स होते हैं और जो ग्लूकोज होता है वो जलीय विलयन में अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चंस का नंबर 1-2 आगे पीछे हो गया हो, तो आप देख लेंगे सारे इक्वेशन कौन से हैं जो आपकी बुक के बीच में आए हुए हैं, वहां से आप इन्हें मैच कर लेंगे, ठीक है। तो क्या कहा गया, एक तो भाई HCl और दूसरा HNO3 या कोई भी एसिड है, ठीक है। ये जो एसिड्स हैं ये क्या करते हैं, जैसे ही आप इन्हें एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, इनका जलीय विलयन बनाते हैं, वाटर के साथ इन्हें डिसोल्व करते हैं, तभी तुरंत ही ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने के कारण ये कैसे हो जाते हैं, एसिडिक फॉर्म, ठीक है। हम कह सकते हैं ये एसिड है, तो इसी कारण से ये जलीय विलयन में एसिडिक नेचर शो करते हैं। पता कैसे लगेगा, जैसे हमने लिटमस को यूज किया तो उसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी किसके बारे में बात कर गई है, ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज और अल्कोहल के बारे में। तो जो ग्लूकोज और अल्कोहल हैं, ग्लूकोज और अल्कोहल में क्या होता है, दोनों ही आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जब इसके बाद आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें पढ़ेंगे आप, ये दोनों ही क्या हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं। तो हम जानते हैं जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सारे ही कैसे होते हैं आपके कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग से बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इनमें यूज होते हैं। लेकिन जो हमारे एसिड्स हैं, बेस हैं, ठीक है, फिलहाल हम एसिड की बात करते हैं, केवल जो एसिड्स हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, तभी तो ये आयंस में ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जो आयनिक कंपाउंड होंगे वही तो आयंस में ब्रेक होंगे, जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स है वे आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। इसलिए जब इन्हें वाटर में डिसोल्व किया जाता है तो वाटर में डिसोल्व करने पर, अगर आंसर आप इनका लिखेंगे, बिकॉज मैं आंसर बोल देता हूं, आप सुन लेंगे और लिख लेंगे, नोट कर लेंगे।
बिकॉज ग्लूकोज एंड अल्कोहल, ठीक है, आर मेड बाई कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। 10 when we dissolve these in water they do not produce hydrogen ion, so they does not show the nature of acid in their aqueous solution, ठीक है। दूसरा, अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ग्लूकोज तथा अल्कोहल, ठीक है, दोनों ही सहसंयोजक बंध द्वारा बनते हैं जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं करते हैं, अतः ये अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित नहीं करते, ठीक है। दूसरा लिखेंगे किसके बारे में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3, HCl, HNO3 एटसेट्रा shows हाइड्रोजन आयन इन देयर aqueous solution, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड आदि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, सो दे शो द नेचर या फिर दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, ठीक है। अतः ये अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, कहां पर, जलीय विलयन में, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके, तो आप लिख सकते हैं अपने आप। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, While diluting an acid, why is recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? क्या कहा गया है, जब हम किसी अम्ल को तनु करते हैं, ये बात मैंने आपको पहले बता रखी है अगर आपके याद हो तो जब हम किसी अम्ल को तनु करते हैं तो अम्ल को तनु करने के लिए कभी भी एसिड में वाटर नहीं मिलाना चाहिए, हमेशा वाटर में एसिड मिलाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे diluting an acid is an exothermic reaction, ठीक है। अम्ल को तनु करना एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया आप सभी ने पढ़ रखी है। जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है उनमें जब अभिक्रिया समाप्त होती है या अभिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रोड्यूस होती है, एनर्जी, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, करना एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अब जब आप एसिड में वाटर मिलाएंगे तो एसिड की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, और जो नेचर क्या है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की या एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करने की, वो किसकी है, एसिड की है, ना कि वाटर की, ठीक है। तो जब एसिड एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है और एसिड की मात्रा ही ज्यादा है तो क्या होगा, अगर आप वाटर एकदम से डालते हैं कहां पर, एसिड के अंदर, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी एकदम से और हो सकता है छोटा कोई विस्फोट हो जाए या फिर जो एसिड है वो स्प्लैश होकर उसके छींटे आपके ऊपर आ जाएं और आपको कोई हानि पहुंच जाए, क्योंकि एसिड कैसा है, वो कंसंट्रेटेड है, सांद्र है, वो आपके लिए घातक है, आपकी स्किन को जला सकता है, आपके कपड़ों को जला सकता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी जो एसिड होता है, एसिड को डाइल्यूट करने के लिए उसमें डायरेक्ट पानी नहीं मिलाते, पानी में धीरे धीरे एसिड मिलाते हैं और साथ ही मैंने आपको बताया था कि उसे मिलाते रहते हैं, ठीक है, समझ गए। तो क्या लिखेंगे, diluting an acid is an exothermic reaction, so we have to assure that we added water to the acid, not acid to water, ठीक है। इसमें ऐसे ही लिखेंगे, अम्ल को तनु करना एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए बल्कि पानी में अम्ल को मिलाना चाहिए, ठीक है। समझ में आया यहां तक। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अम्ल को तनु किया जाता है तो इसका हाइड्रोनियम
आयनों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड। जब किसी एसिड को डाइल्यूट किया जाता है तो हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अरे एक बात तो बताओ, जो एसिड है, जब एसिड को देखो, ये यहां देखो ध्यान से, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन बना। ये जो हाइड्रोजन आयन है हम जानते हैं वाटर के साथ ऐड होकर H3O पॉजिटिव बनाता है भाई, और इसे ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन है, इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जब आप किसी एसिड को तनु करते हैं, ठीक है, तो तनु करने पर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पर, इनकी सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम जानते हैं जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, प्रबल होगा, ठीक है। जब हम इसे डाइल्यूट कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को आप मान सकते हैं स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। तो हम एसिड की स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति को कम कर रहे हैं। जब एसिड की शक्ति को हम कम कर रहे हैं तो जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो भी कैसा होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, while we diluting an acid the concentration of hydrogen ion should be decreased। जब हम किसी अम्ल को तनु करते हैं तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घटेगी, या हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता घटेगी या घटती है। समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके स्टूडेंट्स, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सिस बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाया जाता है तो इसका हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, NaOH की बात कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, NaOH में जब आप आधिक्य क्षारक मिलाएंगे, कोई भी बेस मिलाएंगे, तो बेस मिलाने पर क्या होगा, OH निगेटिव और ज्यादा मिलेंगे इसे। तो जब OH निगेटिव इसके भी होंगे और उस बेस के भी होंगे तो क्या होगा, व्हेन वी एडिड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विद ए एक्सिस बेस, या फिर व्हेन वी एडिड ए एक्सिस बेस टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इन दिस सॉल्यूशन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन शुड बी इंक्रीज, ठीक है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कोई आधिक्य क्षारक मिलाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता वहां पर बढ़ेगी, या कह सकते हैं आप विलयन में हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ती है, ठीक है। तो ये सब आपके समझ आ गए होंगे क्योंकि क्वेश्चंस थे। तो अब ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोलकर बताए हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इन्हें ध्यान से सुनकर लिख लेंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको बार बार वीडियो शेयर ना करनी पड़े और आप सब्सक्रिप्शन में जाकर खुद ही अपने क्वेश्चंस को वहां पर फाइंड कर ले, या जो भी कॉन्सेप्ट है उसे आप आसानी से समझ ले। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे फेसबुक पेज स्टडी अड्डा विद विशाल सर के साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो कीजिए, वहां पर हम बहुत सारे स्टडी मटेरियल लगातार डालते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।